अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कैलस कल्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे। कैलस कल्चरिंग किस तरह से करते हैं और इसके स्टेप्स और इसकी सिग्निफिकेंस। कैलस कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आगे जो प्रोटोप्लास्ट कल्चर करते हैं, मेरिस्टेम कल्चर करते हैं, जो भी कल्चर करते हैं उसके अंदर हमें कैलस की फॉर्मेशन हमें नज़र आती है। ठीक है, और कैलस हमें पता है कि ये अनस्पेशलाइज्ड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, मैस ऑफ सेल होता है कैलस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कैलस कल्चर क्या है? कैलस की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस। ठीक है, कैलस की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस, सिर्फ प्रोडक्शन ही, उसकी मेंटेनेंस भी, उसको मेंटेन करना भी किसी न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, सेमी सॉलिड मीडियम हो सकता है, तो सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम पे कैलस की प्रोडक्शन और मेंटेनेंस क्या कहलाती है? कैलस कल्चर। और इसके अंदर एक शर्त क्या है, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें शर्त होती है एसेप्टिक कंडीशंस होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। ठीक है, अंडर एसेप्टिक कंडीशंस प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस ऑन सॉलिडिफाइड न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड कैलस कल्चर। कैलस कल्चरिंग का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में इसका रोल है। उसके अलावा प्लांट रीजनरेशन में इसका रोल है। जब हम एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस वगैरह इसके अंदर भी देखेंगे तो उसमें हम देखते हैं कैलस से जो है एक नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसका प्लांट रीजनरेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और उसके अलावा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि ये जो होती हैं एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो बनाने में इसका रोल है। तो चलिए अब इसके हम स्टेप्स देख लेते हैं। क्या है इसके स्टेप्स? पहला है सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम, इंक्यूबेशन, सब कल्चरिंग और रीजनरेशन। तो ये सारे इसके अंदर स्टेप्स हैं कैलस कल्चरिंग के अंदर। इसके अंदर हम देख लेते हैं एक्स प्लांट हमारा क्या होता है। प्लांट का वो पार्ट जिसको हम यूज़ करके हम कल्चरिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर पूरा एक प्लांट है उसका हम लीफ ले रहे हैं तो वो एक्स प्लांट है। जिस तरह हमने जब मेरिस्टेम कल्चर किया तो उसमें एक्स प्लांट क्या था? मेरिस्टेम वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर जो उसकी जो एपिकल जो बड थी, बड कह रही हूँ सॉरी, वो जो ऊपर एपिकल वाला जो उसका पार्ट होता है वो। ठीक है, इस तरह से जब हम प्रोटोप्लास्ट करते हैं तो उसमें फिर प्रोटोप्लास्ट, तो इस तरह से इसके अंदर लेकिन हम लेंगे, इसके अंदर हम लीफ लेंगे, जो हम कह रहे हैं इसके अंदर हम लीफ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम कल्चर मीडिया जो है उसके हिसाब से कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करेंगे। हम ये स्टेप्स जो हैं डिटेल में देखते हैं। अच्छा, कोई भी जो परमानेंट लेकिन लिविंग टिश्यू जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कॉर्टिकल टिश्यू, पिच सेल्स, फ्लोएम सेल्स, कैम्बियम सेल्स, ये सारे जो हैं ये कैलस फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमने सिलेक्शन एंड कलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट मटेरियल, तो इसमें ना हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर आप देखें कि ये हमारा जो है वो एक मतलब कि प्लांट है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एक्सप्लांट मटेरियल क्या सिलेक्ट किया? लीफ। लीफ को हमने जो है सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और वहाँ से हमने उतार लिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, हमने कल्चर मीडिया बनाना है। कल्चर मीडिया बनाना है हमने, हम सेकंड स्टेप के अंदर हम ये भी कह सकते हैं कि हम सेकंड स्टेप में जो है सरफेस स्टेरिलाइजेशन भी पहले कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हम पहले कर सकते हैं और बाद में कल्चर मीडिया भी बना सकते हैं, लेकिन पहले भी कल्चर मीडिया बना सकते हैं। तो अब हमने कल्चर मीडिया बनाना है एक्सप्लांट मटेरियल के हिसाब से, यानी कि उस मटेरियल को जो जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, जो जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जैसे जो जो हार्मोन्स चाहिए उसको, जो जो क्या कहते हैं उसको, जो बाकी चीज़ें हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसको चीज़ें चाहिए उसके हिसाब से हम कोई एक कल्चर मीडिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा वाला कल्चर मीडिया बनाएं, और फिर हम उसको मतलब बनाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैलस कल्चर के लिए ज़्यादातर एमएस मीडिया यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको फिर एमएस मीडिया हम लेंगे, एमएस मीडिया को हम पहले स्टेरिलाइज कर लेंगे ऑटोक्लेव में। ठीक है, यूज़ करने से पहले इसको हमने ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज कर लिया। प्लांट टिश्यू कल्चर में हर स्टेप में स्टेरिलाइजेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेरिलाइजेशन किसी भी चीज़ की, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर मीडिया को भी स्टेरिलाइज कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस आते हैं हम अपने एक्सप्लांट के पास। अब एक्सप्लांट तो हमने ले लिया, अब वो वैसे प्लांट पड़ा हुआ था, उसके ऊपर 100 चीज़ें ऊपर लगी हो सकती हैं प्लांट के ऊपर, तो अब हमने उसकी स्टेरिलाइजेशन करनी है, सरफेस स्टेरिलाइजेशन। अब लीफ के अंदर से तो हम कुछ नहीं कर सकते, अभी हमने उसकी सरफेस को साफ़ करना है। ठीक है, तो ताकि उसके ऊपर अगर कोई माइक्रोब्स वगैरह पड़े हुए हैं, कोई भी कंटामिनेंट्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएँ, वो किल हो जाएँ। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर डिफरेंट केमिकल एजेंट्स को यूज़ करना है। पहले हमने क्या करना है, पहले उसको हमने सिंपल जो टैप वाटर है उससे हमने उसको धो लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, अगर उसके ऊपर कोई वैक्सी सब्सटेंस वगैरह प्रेजेंट है तो हमने उसको एक लिक्विड डिटर्जेंट टी है, टी पोल या जो भी, तो इससे हमने इसको ना मतलब कि ट्रीट करवाना है 10 से 15 मिनट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इससे ट्रीट करवाना है। ये जो डिटर्जेंट है
ये इसका काम क्या होता है, ये जो ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ऑयल या डर्ट या ग्रीस वगैरह, इसको इसने रिमूव करवाना होता है, इसलिए हम इसका इससे ट्रीटमेंट करवाते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, 70% इथाइल अल्कोहल से 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको ट्रीट करवाना है। ये दो काम हो गए। उसके बाद हमने क्या है, केमिकल स्टेरलाइजिंग एजेंट हमने यूज़ करना है, जो कि सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड से है, आगे भी हम जब कल्चर वगैरह बाकी पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी ये यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो इससे फिर हमने इसको ट्रीट करवाना है, केमिकल स्टेरलाइजिंग एजेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड से इसको हमने ट्रीट करवाना है 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने इसको एंड पे जो है वो डिस्टिल वाटर से वॉश कर देना है। तो इसके ऊपर अगर कोई भी कंटेमिनेंट पड़ा हुआ था तो इतने सारे ट्रीटमेंट्स के बाद तो उसके होने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। फिर हमने उसको अच्छी तरह से जो साफ़ पानी है उससे हमने उसको धो लेना है। तो अब हमारा जो एक्सप्लांट मटीरियल है ये स्टेरलाइज हो गया, इसकी सरफेस स्टेरलाइजेशन हो गई है। एक बार मैं क्या कहते हैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या है, इसको कंटेमिनेंट से बिल्कुल पाक साफ़ करना है। उसके लिए हमने पहले इसको साफ़ पानी से धोना है, फिर हमने उसको लिक्विड डिटर्जेंट से उसको ट्रीट करवाना है ताकि अगर कोई वैक्सी सब्सटेंस है वो साफ़ हो जाए। फिर हमने 70% इथाइल अल्कोहल से उसको ट्रीट करवाना है। फिर हमने एक केमिकल स्टेरलाइजिंग एजेंट से क्या कहते हैं उसको ट्रीट करवाना है। और उसके बाद जो है हमने उसको डिस्टिल वाटर से धो लेना है। तो ये हमारी सरफेस स्टेरलाइजेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप प्रेपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, पहले तो हमने एक्सप्लांट ले लिया, बन गया, अब प्रेपरेशन का क्या मतलब हुआ। इसमें सिंपल ये होता है, प्रेपरेशन ऑफ एक्सप्लांट के अंदर ना हमने यानी कि जो लीफ है हमारा जो लिया था उसकी स्टेरलाइजेशन भी कर ली। अब हमने उसको काट लेना है, ठीक है। हमने स्टेरलाइज नाइफ यूज़ करनी है, उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट देना है। तो ये हमारा जो है एक्सप्लांट है, ये हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया, प्रेपरेशन ऑफ एक्सप्लांट, एक्सप्लांट बन गया। नेक्स्ट अब हमारा काम है कि हमने इसको इनोकुलेट करवाना है, इसको हमने ट्रांसफ़र करवाना है मीडियम के अंदर। इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम या ट्रांसफ़र ऑफ एक्सप्लांट इन कल्चर मीडियम। अब हमने क्या करना है, इनको एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर हमने क्या करना है, इसको न्यूट्रिएंट मीडियम जो सॉलिडिफाइड विद एगर है, सेमी सॉलिड मीडियम है, इसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र करवा देना। ऊपर हमने कॉटन प्लग लगा दिया, ठीक है, जिससे क्या है ताकि अंदर कोई भी कंटेमिनेशन ना आए, ठीक है। तो ये हमारा ये एक्सप्लांट है, ये सेमी सॉलिड मीडियम है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने इसको इंक्यूबेट करवा देना है, ठीक है। अब हमने इसकी इंक्यूबेशन कर देनी है, इसको इंक्यूबेट करवा दिया। इंक्यूबेट यानी कि जो हमारी जो कंडीशंस हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, वो हम खुद मतलब कि कंट्रोल करेंगे, जो उसके हिसाब से यानी टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी जो उसको चाहिए है उसके हिसाब से हम उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब इस स्टेज पे जब इंक्यूबेशन करेंगे तो इस स्टेज पे जो एक्स प्लांट हैं, ये जो मटेरियल्स हैं, जो इन्होंने क्या किया है, जो मीडियम के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इन्होंने यूज़ करना है। यूज़ करके फिर इन्होंने अपने अंदर जो है मल्टीप्लिकेशंस करनी है, ग्रोथ करनी है वगैरह। और उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक मैस ऑफ सेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस। अनडिफ्रेंशिएटेड अनस्पेशलाइज्ड मैस ऑफ सेल बन गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, कैलस, ठीक है। यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ काम कैलस बनने तक, ठीक है। अब यहाँ पर कैलस बन गया है इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब हमने शुरू में डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैलस। तो अब प्रोडक्शन तो हो गई, अब इसको मेंटेन भी तो करना है। अगर ये कैलस इस तरह से पड़ा हुआ है, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो इसने यूज़ कर लिए इसको ग्रो करवाते हुए, ठीक है। अब तो वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर हमेशा तो नहीं रहेंगे, अब वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सब कल्चरिंग करेंगे। सब कल्चरिंग में क्या होता है कि हम जो कैलस कल्चर है उसको मेंटेन करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पर अब न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो तो हो गए ख़त्म, अब उसको मज़ीद न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम सब कल्चरिंग करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, जो टिश्यू या एक्सप्लांट या जो भी है कैलस है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने फ्रेश कल्चर मीडियम पे ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। ये हमारा जिस तरह कैलस था, हमने ये 3 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, ठीक है। इसके अंदर अब ये फ्रेश मीडियम है, नया मीडियम है। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। यानी कि अब ये जो कैलस बन गया, इसके 4 से 6 हफ्तों के बाद हमने क्या करना है, इसकी सब कल्चरिंग करवानी है और इस तरह से हमने इसको फ्रेश मीडियम के अंदर रख देना है। इस तरह से ये है कि इसको जो इसकी ज़रूरत के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया सब कल्चरिंग। अब मेन हमारा मकसद क्या था, हमने तो बनाने हैं प्लांट्स। तो अब आखिरी हमारा स्टेप है रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस। रीजनरेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम कैलस 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू, एक हो सकता है एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू। अब हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। यहाँ पर हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हमने अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस जब हम पढ़ें
तो उसके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस दो तरह का होता है, एक होता है कि डायरेक्ट एक्सप्लांट से ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है और एक होता है पहले कैलस बनता है। तो अभी हमारा, क्योंकि हम कैलस कल्चरिंग की बात करें तो ये चीज़ जो है ये हमारे काम की नहीं है, इसको अभी हम पीछे कर देते हैं। तो यहाँ हम यहाँ से देखते हैं, ठीक है, ये कैलस है, हमारा कैलस बना हुआ है। अब यहाँ से जो ऑर्गेनोजेनेसिस होगा उसमें क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होता है, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो नॉन मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे जो है ऑर्गन्स बन जाते हैं, जिसमें प्लांट्स के पार्ट्स बन जाते हैं। तो अब उसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर क्या आ रहा है कि पहले शूट ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा है, पहले इसमें शूट बनेगी, उसके बाद इसमें रूट्स बनेंगी और इस तरह से प्लांटलेट्स बन जाएंगे, ठीक हो गया। और फिर जब ये प्लांटलेट्स बन जाएंगे इनको फिर हम जो है वो पॉट्स वगैरह के अंदर इसको ट्रांसफ़र करवा देंगे और वहाँ पर फिर ये अपना मतलब नॉर्मल प्लांट बन जाएगा। दूसरी सूरत होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। उसमें क्या होता है, कैलस पहले एक सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कैलस से डायरेक्ट ऑर्गन्स बन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, पहले वो सोमैटिक एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ से फिर उसके जो है उसके अंदर रूट्स और शूट्स वगैरह बनेगी। तो इस तरह से जो है हमारा जो प्लांट है वो बन जाएगा। उसके बाद हम इसको पॉट्स वगैरह के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है इस तरह से हमारे जो प्लांट हैं वो बाद में ग्रो कर जाएंगे। तो ये सारा था हमारा कैलस कल्चरिंग। इसके अंदर हमने, एक बार मैं इसको ना यहाँ से बता देती हूँ, पहले हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर हमने न्यू जो मीडिया है वो बनाया, कल्चर मीडिया, जो हमने MS मीडिया यूज़ किया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन की, सरफेस स्टेरिलाइजेशन की। पहले हमने एक क्या कहते हैं डिटर्जेंट यूज़ किया, फिर पहले हमने साफ़ पानी से धोया, फिर हमने डिटर्जेंट यूज़ किया, फिर उसके बाद हमने इथाइल अल्कोहल यूज़ किया, उसके बाद हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर पानी से धो लिया, तो ये हमारा स्टेरिलाइज लीफ बन गया। फिर हमने उसको काट कूट के तो हमने क्या कर दिया जी, एक्सप्लांट बना दिया। उसके बाद हमने इसको इनोकुलेट करवा दिया सेमी सॉलिड मीडियम के अंदर। वहाँ पर अब इसे न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हुए जब इसकी इंक्यूबेशन करेंगे तो इसने कैलस बना देना। कैलस क्या है, कैलस को फिर बाद में मेंटेन करने के लिए सब कल्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसको जो है कैलस के पीसेस को हम फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद जो है वो प्लांट की रीजनरेशन होती है, दो तरीके से होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि कैलस से ऑर्गन्स बनते हैं और एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, पहले एम्ब्रियो बनता है और फिर बाकी जो है वो प्लांट बनता है। नेक्स्ट इसकी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पहला जो इसका क्या कहते हैं फ़ायदा, वो यही है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो कैलस टिश्यू है उससे हम एक पूरा जो प्लांट है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। एक पूरा प्लांट इसमें बन सकता है, यानी कि हम उसके अंदर जो उसको जो चाहिए हैं, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो हार्मोन्स चाहिए, वो उसको हम देंगे। उससे क्या है कि फिर वो प्लांट बन जाएगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं वो हम इसको देंगे। फिर उसके बाद जो कैलस टिश्यू है ये जेनेटिक वेरिएबिलिटी का एक अच्छा सोर्स है, ठीक है। जो होती है ना क्रोमोसोम जो वेरिएशंस होती हैं वो इसकी वजह से आ सकती हैं कि हम जो है वो डिफरेंट जो मतलब जो वेरिएबल सेल्स हैं उनको हम उनसे जो है हम प्लांट जो है वो रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वेरिएशंस आएंगी। फिर उसके अलावा क्या है कि जिस सेल सस्पेंशन कल्चर इन मूविंग लिक्विड मीडियम कैन बी इनिशिएटेड फ्रॉम कैलस कल्चर। कैलस कल्चर से सेल सस्पेंशन कल्चर भी बनाया जा सकता है। और उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाने में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और उसके अलावा सेवरल बायोकेमिकल असेज कैन बी परफॉर्म फ्रॉम कैलस कल्चर। बायोकेमिकल असेज वो होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन वगैरह को हम डिटरमिन करते हैं, तो वो हम कैलस कल्चर से हम ये काम कर सकते हैं। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस थी कैलस कल्चर की कुछ, जिसमें से सबसे मेन क्या थी, एक तो ये कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं और एक ये कि ये रीजनरेशन करते हैं प्लांट्स की। हम चूँकि हमारा मेन मकसद यहाँ पर प्लांट की रीजनरेशन करवाना, तो हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, ठीक है। तो ये सारा था कैलस कल्चर, जिसके अंदर ये हमने सारे इसके अंदर जो है वो स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है। और इसके बाद हमने इसकी सिग्निफिकेंस भी देख ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।